शुभ संध्या बच्चों, आप सभी का स्वागत करती हूं मैं मेरे अपने YouTube प्लेटफॉर्म सक्षम पाठशाला। आप सभी के अपने YouTube प्लेटफॉर्म सक्षम पाठशाला पे मैं सिमी झा एक बार फिर हाजिर हूं आप सभी के लिए। और आज हम लोग देखेंगे आपके गद्य खंड का वह पाठ जिससे कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। और हम सभी को पता है कि लेखक से संबंधित जो तथ्य होते हैं उनसे ज्यादा प्रश्न होते हैं। अगर किताब की बात करें कि व्याकरण को छोड़ के जो किताबी पोर्शन से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें से ज्यादा प्रश्न किससे होते हैं, तो वो ज्यादा प्रश्न होते हैं लेखक से संबंधित। तो आज हम लोग देखेंगे आपके गद्य खंड का जो 7वां पाठ है जिसका नाम है ओ सदा नीरा और जिसकी रचना की है जगदीश चंद्र माथुर ने। इन्हीं के बारे में जानेंगे हम लोग। जगदीश चंद्र माथुर से संबंधित तथ्यों को देखेंगे और उनसे बनने वाले तमाम प्रश्नों को भी देखेंगे, ताकि अगर परीक्षा में कोई भी प्रश्न आए तो आप आसानी से सभी प्रश्नों को हल कर सके और कोई भी प्रश्न आपके लिए नया या अपरिचित न हो। चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास को। और इसमें उम्मीद करती हूँ कि आपके जगदीश चंद्र माथुर से संबंधित सभी तथ्य आप अच्छे से समझ पाएंगे और सारे प्रश्नों को आप अच्छे से हल कर पाएंगे। मेरी और भी वीडियोस को देखने के लिए आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। साथ ही जो वीडियो के एंड में भी आपको कुछ वीडियोस दिख जाएंगे जिन पे क्लिक करके आप मेरी इंपॉर्टेंट वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि आप 2025 की परीक्षा में 90% से ज्यादा अंक 95% से ज्यादा अंक लाएं तो आप जुड़ सकते हैं हमारे सक्षम बैच से, जहां मात्र 499 रुपए में इंग्लिश और हिंदी की तैयारी कराई जाती है। हमारा वादा है सक्षम पाठशाला बनाए आपको सक्षम, शुरुआत से सफलता तक, प्रारंभ से परिणाम तक। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं जगदीश चंद्र माथुर से संबंधित तथ्यों को। तो जगदीश चंद्र माथुर की जो रचना हमारे पाठ में है उसका नाम क्या है? उसका नाम है ओ सदा नीरा। ओ सदा नीरा यह एक निबंध है। यह क्या है? यह एक निबंध है और यह लिया गया है निबंध संग्रह बोलते क्षण से। यह किस निबंध संग्रह से लिया गया है? यह लिया गया है निबंध संग्रह बोलते क्षण से। बोलते क्षण से लिया गया है। इसे लिखा गया है आपको गंडक नदी के ऊपर। किसके ऊपर लिखा गया है? गंडक नदी के ऊपर लिखा गया है। और गंडक नदी जो है चंपारण क्षेत्र में है, इसीलिए कह सकते हैं कि यह जो निबंध है वो लिखा गया चंपारण क्षेत्र की संस्कृति पे। किस क्षेत्र की संस्कृति पे? चंपारण क्षेत्र की संस्कृति पे। तो प्रश्न ऐसा आ सकता है कि ओ सदा नीरा किसकी रचना है? आप कहेंगे जगदीश चंद्र माथुर की। प्रश्न ऐसा पूछा जाएगा कि ओ सदा नीरा किस विधा की रचना है? यह एक निबंध है। प्रश्न ऐसा आएगा कि ओ सदा नीरा किस निबंध संग्रह से लिया गया है? आप कहेंगे बोलते क्षण से। प्रश्न ऐसा आएगा कि ओ सदा नीरा किस नदी पर लिखी गई है? आप कहेंगे गंडक नदी को निमित्त बनाकर। प्रश्न ऐसा आएगा कि गंडक नदी ओ सदा नीरा निबंध किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखा गया है? आप कहेंगे चंपारण क्षेत्र की संस्कृति पर। ये कुछ फंडामेंटल बातें थी, मूलभूत बातें थी जिन्हें जानना जरूरी है। अब शुरू करते हैं। यह पाठ के बारे में था। शुरू करते हैं अब लेखक के बारे में जानना, जगदीश चंद्र माथुर के बारे में जानना। तो जगदीश चंद्र माथुर का जन्म हुआ है 16 जुलाई 1917 ईस्वी को शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में जगदीश चंद्र माथुर का जन्म हुआ है और इनका देहांत हुआ है आपको 14 मई 1978 ईस्वी को। तो प्रश्न ऐसा आएगा कि जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था? आप कहेंगे 16 जुलाई 1917 ईस्वी को। प्रश्न ऐसा आएगा कि जगदीश चंद्र माथुर का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? आपका जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। प्रश्न ऐसा आएगा कि जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कहाँ हुआ था? आप कहेंगे कि इनका जन्म शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। उम्मीद है चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। इन्हें जो है इनकी रचनाओं के लिए 3 पुरस्कार मिले थे। कौन कौन सा? तो इन्हें विद्यावारिधि की उपाधि मिली थी। क्या मिला था? इन्हें विद्यावारिधि की उपाधि मिली थी। साथ ही इन्हें कालिदास अवार्ड भी मिला था और बिहार राजभाषा सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया था। बिहार राजभाषा पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। तो कुल कितने पुरस्कार इन्हें मिले थे? विद्यावारिधि की जो है उपाधि मिली थी, कालिदास अवार्ड मिला था और बिहार राजभाषा पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। तो कुल 3 सम्मान इन्हें मिले थे, कुल 3 पुरस्कार इन्हें मिले थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देख लेते हैं कि जगदीश चंद्र माथुर की रचनाएं कौन कौन सी है। तो इनकी जो ज्यादातर रचनाएं हैं इन्होंने नाटक ही लिखे हैं और नाटक भी किस प्रकार के? तो एकांकी नाटक लिखे हैं। आपको
जो रचनाओं की विधा होती है उस पर भी मैं एक वीडियो जरूर लाऊंगी ताकि आप नाटक और एकांकी में अंतर समझ लें। आज मैं बता देती हूँ, थोड़ा सा ब्रीफ में बता देती हूँ, डिटेल वीडियो मैं जल्दी लेके आऊंगी। तो नाटक क्या होता है, नाटक और एकांकी में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, दोनों ही जो है मंच पर प्रस्तुत की जाती हैं। बस अंतर यह है कि नाटक जो होता है वो कई अंकों का होता है, पर्दा कई बार गिरता है, कई बार उठता है, लेकिन एकांकी में क्या होता है, बस एक बार पर्दा जो है वो उठता है और नाटक जो है एक ही अंक में खत्म हो जाता है। तो एकांकी जो है एक अंकों वाला नाटक है और इसे हम नाटक कहते हैं वो कई अंकों वाला नाटक है। दोनों का मंचन होता है, दोनों ही मंच पे प्रस्तुत किए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनके जो कुछ एकांकी नाटक हैं वो कौन कौन से हैं। मेरी बांसुरी, यह इनकी पहली एकांकी नाटक है, ठीक है। मेरी बांसुरी, भोर का तारा, ओ मेरे सपने, पहला राजा और कोणार्क, ये कुछ एकांकी नाटक है। कौन कौन सा, मेरी बांसुरी, भोर का तारा, ओ मेरे सपने, पहला राजा और कोणार्क, ये कुल 5 जो है एकांकी नाटक है। और भी बहुत सारे इन्होंने लिखे हैं, आपके पाठ्य पुस्तक में 5 दिया गया है। रेखा चित्र और संस्मरण भी इन्होंने लिखे हैं। तो रेखा चित्र इनके द्वारा, इन्होंने जो रेखा चित्र लिखा है वो कौन सा है, 10 तस्वीरें, क्या है, 10 तस्वीरें। और संस्मरण कौन सा है इनका, जिन्होंने जीना जाना, जिन्होंने जीना जाना, ये इनके द्वारा लिखा गया एक संस्मरण है। तो प्रश्न ऐसा पूछा जाएगा कि 10 तस्वीरें किसके द्वारा लिखा हुआ रेखा चित्र है, तो आप कहेंगे जगदीशन माथुर। प्रश्न ऐसा आएगा कि जिन्होंने जीना जाना, यह किनका संस्मरण है, आप कहेंगे जगदीशन माथुर का। प्रश्न ऐसा पूछा जाएगा कि ओ मेरे सपने किस विधा की रचना है, आप कहेंगे यह एकांकी नाटक है। प्रश्न ऐसा आएगा कि ओ मेरी बांसुरी किसकी रचना है, जगदीशन माथुर की। प्रश्न ऐसा आएगा कि कोणार्क के लेखक कौन है, सही जवाब हो जाएगा जगदीशन माथुर। प्रश्न ऐसा आएगा कि भोर का तारा के रचनाकार कौन है, आपका सही जवाब हो जाएगा जगदीशन माथुर। चलिए, जनसंचार पे विशिष्ट पुस्तक, इन्होंने कुछ समय तक जो है मीडिया में काम किया था। जो हमारे लोकतंत्र का चौथा पिलर है मीडिया, उसमें इन्होंने काम किया था और उसी के लिए लोगों को जो है जनसंचार के लिए, लोगों में जो है आपको जागरूकता बढ़ाने के लिए इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था बहुजन संप्रेषण के माध्यम, लोगों को संबोधित करने का माध्यम, बहुजन संप्रेषण के माध्यम, यह इनके द्वारा लिखा गया जनसंचार पर एक पुस्तक है। साथ में इनके द्वारा लिखा गया एक निबंध संग्रह भी है और उस निबंध संग्रह का नाम है बोलते क्षण। इसी बोलते छंद निबंध संग्रह से लिया गया है आपके पाठ का निबंध, जिसका नाम है ओ सदा नीरा। सदा नीरा का मतलब होता है जिसमें सदैव नीर हो, जिसमें सदैव जल हो। उम्मीद है मैं समझाने में सफल रह रही हूँ। अगर आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना हो, स्क्रीन पे नंबर है, आप कॉल करके कोर्स से जुड़ सकते हैं, या क्लासेस की रिगार्डिंग कोई भी जानकारी आपको हासिल करनी हो आप कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं इनके कार्यों की तरफ, देखते हैं कि इन्होंने अपने जीवन काल में किन किन जगहों पे कार्य किया था। तो 1944 ईस्वी में बिहार के सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव वैशाली महोत्सव, कौन सा उत्सव, वैशाली महोत्सव का इन्होंने वीजारोपण किया था। वीजारोपण करना मतलब शुरुआत करना। तो इन्होंने 1944 ईस्वी में किसका बीजारोपण किया था, किसकी शुरुआत की थी, वैशाली महोत्सव की शुरुआत की थी। तो प्रश्न ऐसा पूछा जाएगा कि वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया था, सही जवाब हो जाएगा जगदीशन माथुर ने। इसी को घुमा के पूछेगा कि वैशाली महोत्सव की शुरुआत किसने की थी, सही जवाब हो जाएगा जगदीशन माथुर। प्रश्न ऐसा आएगा कि वैशाली महोत्सव की शुरुआत कब हुई थी, आपका सही जवाब हो जाएगा 1944 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं, इन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में महानिदेशक के तौर पे भी कार्य किया। ऑल इंडिया रेडियो में महानिदेशक के तौर पे भी काम किया और फिर सूचना और प्रसारण मंत्रालय में हिंदी सलाहकार के पद पे भी इन्होंने काम किया। तत्पश्चात हार्वर्ड विश्वविद्यालय की विजिटिंग फेलो रहने के अतिरिक्त अन्य अनेक महत्वपूर्ण कार्य से यह जुड़े रहे और यह बिहार के शिक्षा सचिव भी थे। बिहार के क्या थे, शिक्षा सचिव भी रहे हैं। चलिए, तो इन सभी से प्रश्न आ सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगर आप चाहते हैं कि
आने वाली परीक्षा 2025 की परीक्षा में आप 90% से ज्यादा 95% से ज्यादा अंक लाए तो जुड़िए हमारे सक्षम बैच से और कीजिए अपनी पढ़ाई को मजबूत, बनाइए अपने आप को सक्षम, सशक्त। मात्र 499 में आप पूरे साल पढ़ सकते हैं। सिर्फ एक बार आपको पे करना है और आप पूरे साल पढ़ सकते हैं। इसमें आपको पूरी बुक का एक्सप्लेनेशन होगा, क्वेश्चन आंसर होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, क्वेश्चन बैंक की प्रैक्टिस होगी, मॉडल पेपर की प्रैक्टिस होगी, साथ में गेस्ट क्वेश्चंस भी मिलेगा, जिससे आपने अभी भी जाकर के आप वीडियो देख सकते हैं कि लगभग में 100% क्वेश्चन मैच करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी एक अच्छी तैयारी हो और आप 90% से ज्यादा 95% से ज्यादा अंक लाएं तो जुड़ सकते हैं हमारे सक्षम बैच से। हमारा ऑफलाइन सेंटर भी है बिहार के दरभंगा में भटियारी सराय सुधा मिल्क पार्लर के बगल में है, तो आप वहां जाकर के भी ज्वाइन कर सकते हैं, मिल सकते हैं। किसी भी तरह की क्वेरी के लिए नंबर आपके स्क्रीन पे है, आप यहाँ पे इस नंबर पे 7546945464 इस नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सएप मैसेज करके आप जानकारी हासिल कर सकते हैं, कोर्सेज से जुड़ सकते हैं। साथ ही आप किसी भी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको अपनी इंग्लिश की प्रिपरेशन करनी हो तो अपना डर दूर करके आप हमारे यहाँ आ सकते हैं और अपने कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की प्रिपरेशन को मजबूत कर सकते हैं, अपने कॉम्पिटिशन की इंग्लिश की तैयारी कर सकते हैं। हमारा ऑफलाइन सेंटर पे भी होता है, साथ में सक्षम पाठशाला जो ऐप है उस पे भी होता है और हर रोज लाइव क्लासेस होती हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अगर आज की वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। साथ ही अपने उन तमाम दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिएगा जो कि 2025 में बिहार बोर्ड की हिंदी की परीक्षा देने वाले हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और सक्षम बनिए। शुभ रात्रि।